अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग उसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध में जो कल मैंने पढ़ाया था उसके थोड़ा सा आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी जितने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेरे भाई बहन हो, आप लोग बच्चों 12th की परीक्षा 2026 में दोगे और उसकी शुरुआत आपने बहुत पहले कर दी है। रेगुलर लेक्चर में जुड़े मैंने देखा कल भी थोड़ा सा बच्चों की संख्या कम थी, अर्थात वे बच्चे कौन, कुछ हो सकता है आज कुछ बच्चे आए हों उन्हीं में से। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों अभी जो समय चल रहा है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे आईपीएल में व्यस्त थे, आईपीएल को स्थगित किया गया है, पता है आप सभी को। क्रिकेट में जो एक प्रीमियर लीग चलती है उसको स्थगित किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। इन चीजों में आप बच्चों इंटरेस्ट उतना ही रखो जितने में आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। जब आप खाली समय हो तब आप न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, बाकी आप वहीं पर ध्यान रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। बच्चों हमारी सेना इतनी ताकतवर है, हमारा देश आज उस स्थिति में 150 करोड़ का देश है, पूरे दुनिया को आईना दिखाने की ताकत हम रखते हैं, तो हम किसी से पीछे नहीं है। तो आपको इस बातों को लेकर के परेशान नहीं है। 150 करोड़ लोग मतलब 150 करोड़ सैनिक। तो बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करें प्लीज। मतलब उन चीजों के चलते, आप उन्हीं न्यूज को देखने के चलते आप लेक्चर को कम देख रहे हो, इससे पढ़ाई का नुकसान होगा बच्चों। और एक समय के बाद युद्ध स्थितियां बहुत बार होती हैं, कभी उनका फाइटर प्लेन आता है, यहां से फाइटर प्लेन, इस बार थोड़ी सी वारदात ज्यादा बढ़ गई है, एक युद्ध का रूप बन गया है। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों का बच्चों दबाव होता है, वो किन कार्यशैलियों पर कार्य करते हैं ये आपको भी पता हो जाएगा। इस वजह से ऐसी कोई स्थिति को आप ना देखें जिससे कि आप सिर्फ देखते चले जाएं, क्योंकि न्यूज एजेंसियां जो होती हैं वो कुछ चीजों को और अच्छे वे में दिखाने के प्रयास के चलते, जैसे हम सभी क्या करते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्या करते हैं और अच्छे से चीजों को पेश करने की चीजें करते हैं, वैसे ही न्यूज एजेंसियां भी होती है कि इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, हर एक थोड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट दिखाएंगे, धूम धड़ाम, लग रहा है कि जैसे लग रहा है लगातार चल ही रहा है, तो ऐसा दिखाया जाता है। तो इन चीजों में ना करें भाई, इन चीजों को ज्यादा ध्यान में ना दें, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें, ठीक है। तभी देखें जब आप खाली, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी लोग समझदार हैं बच्चों। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, उम्मीद है। और हाँ एक चीज, भोज खाने जाते हो तो भाई उसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट लो ना, जाओ लेकिन जल्दी लौट आओ, और रोज ना जाओ, हर जगह ना पहुंचने के बारे में सोचो, है ना, हर जगह जाने के बारे में ना सोचिए, कभी कभी छोड़ दीजिए कहीं के लिए। बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे, क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। मैं आपका बड़ा भाई क्लास को शुरुआत कर रहा हूं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सभी को पता है, बहुत अच्छे से सिखाया गया था, है ना। रिवीजन की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात को मैं रिवीजन कुछ बातों का कर लेता हूं, कुछ बातों का मैं रिवीजन कर लेता हूं। कल मैंने बच्चों एक सेल बनाया था और मैंने कहा था अब सेल को जो लिखा जाएगा, जो सेल बनेगा, अब बच्चों वो आंतरिक प्रतिरोध के साथ में बनेगा। किसके साथ में बनेगा बच्चा पार्टी? आंतरिक प्रतिरोध के साथ में बनेगा। जी गुरुजी समझ गए थे, हम कल ही सर समझ गए थे इस बात को, है ना, बिल्कुल। और जो बच्चे कल लाइव में थे, अच्छा एक बात है ना, पता प्यारे बच्चों, आपको मैं रियल बता रहा हूं, जब आप लोग लाइव होते हो ना, जितनी अच्छी संख्या में होते हो, मुझे लगता है मेरा एक एक भाई बहन आज क्लास में जुड़ करके पढ़ रहा है, तो वो फील आ जाता है, वो एनर्जी अलग लेवल की होती है। और जब संख्या कम दिखती है, आज कहां गए वो 200 300 छापू सुल्तान, आज कहां गए वो टीपू सुल्तान जो कमेंट में लिखा करता था मैं सर आपका छापू सुल्तान राम कुमार, वो कहां गया राम कुमार आज, तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। गुड इवनिंग। तो आपको ये चीज कल बताई गई थी बच्चों, ये है एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध है R, और बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़ा गया है कैपिटल R। और बच्चों ये जो सेल है इसको हम संयुक्त रूप में दिखाने के लिए एक बॉक्स में बंद करेंगे, क्योंकि बच्चों ये आंतरिक प्रतिरोध ऐसा नहीं है कि बाहर है, नहीं, ये सेल का ही प्रतिरोध है, इसलिए उसको इस प्रकार से बना करके दिखाया जाता है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा कौन बताएगा? सेल के भीतर, वैद्युत सेल के भीतर वैद्युत धारा के मार्ग में वैद्युत अपघट्ट के द्वारा लगाए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सर मुझे याद है, मैं सीना चौड़ा करके सर खड़ा हूं, मुझे याद है सर, मुझसे पूछिए, आप सभी को याद है, ये चीज तो पता थी। मैंने कल बताया था बच्चों, सेल के टर्मिनल विभवांतर V तथा R में संबंध बताया था, बोलो हाँ। क्या मैंने टर्मिनल विभवांतर V तथा R में संबंध सिखाया था? जी गुरुजी। और मैंने एक ये बताया था कि संबंध बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि टर्मिनल विभवांतर V में बताना है और स्मॉल r में बताना है। अगर बच्चों ये सेल दिख रहा है, इससे धारा परिपथ में प्रवाहित होगी, ठीक है सर, किया गया कुल कार्य कितना होगा? किया गया कुल कार्य, पहले कार्य निकाल लो। तो हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल के पदों में, अगर विद्युत वाहक बल की परिभाषा पूछे तो E बराबर क्या होता है बच्चों? W/Q होता है, बोलो हाँ।
W अपान में Q होता है। इसी से बच्चों हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। सूत्र जो विद्युत वाहक बल का है, इस सूत्र से बच्चा पार्टी हम कुल कार्य W की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है? W नेट, और ये W नेट बराबर बच्चों होता है क्या? ये Q इसके E के गुणा में आ जाएगा EQ, और Q धारा प्रवाहित हो रही है T सेकंड में, तो हम लोग इसी को EIT लिखे थे। बोलो हाँ सर। ये कल मैंने कुल कार्य बताया था, और फिर ये बताया था कि ये कार्य दो भागों में बंटता है। ये कार्य दो भागों में बंटता है, एक तो बच्चों W1 और एक होता है बच्चों W2। मतलब एक बच्चों स्मॉल r पर किया गया कार्य, और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R पर किया गया कार्य। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R पर किया गया कार्य और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के विरुद्ध किया गया कार्य। यही दोनों कार्यों का योग टोटल कुल किए गए कार्य के बराबर होता है, इसलिए W1 और W2 में बांटा था। अगर हम W1 की वैल्यू देखें तो कल I² RT आई थी आंतरिक प्रतिरोध के पदों में। फिर बाह्य प्रतिरोध में किया गया कार्य बच्चों बिल्कुल VIT, ये लिखा गया था VIT। आप कहोगे सर हम यहां ये भी लिख सकते हैं ना I² RT, ऐसे जैसे यहां स्मॉल r के पदों में वैसे यहां कैपिटल R के पदों में। लेकिन मैंने समझाया था कि टर्मिनल विभवांतर V, और ये टर्मिनल विभवांतर किसके सिरों के बीच का है बच्चों? इसी बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच का है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर में आंतरिक प्रतिरोध का रोल नहीं होता। अगर आंतरिक प्रतिरोध टोटल जुड़ गया तो फिर वो सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। भुट्टा खाइएगा? खाएंगे, अभी बताएंगे। बताइए। समझ में आ गया? तरबूज छोड़ देंगे तो उनका खाना बर्बाद हो जाएगा। वहां जाने से खाना खराब, मतलब हडिम्बा जैसा जुट जाते हो, खाना कमी पड़ जाती है। बताइए, ये चीज अगर करेंगे बच्चों तो ये बाह्य प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा, और बाह्य प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा तो हम जो संबंध बताना चाहते हैं वो V रहेगा ही नहीं। इसलिए बच्चों हम VIT लिखते हैं। और कल बता दिया था ये, अरे भाई किया गया कार्य W बराबर V की हुई होगा विद्युत विभव के पदों में, ये विद्युत वाहक बल के पदों में है कुल कार्य, क्योंकि विद्युत वाहक बल कुल के लिए भैया ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है। एक सेकंड रुको, नहीं मानत हो ना, नहीं मानत हो, रुको रुका रुका, अभी बताते हैं, रुक एक सेकंड रुका रुका, खुल जा भाई, एक खुल जा, ओए खुला, रुको देखो तुम्हें बताता हूं। आज सब पिटोगे तुम लोग, सब पिटोगे आज, सब पिटोगे हमसे। चलो आज सब पिटोगे हमसे। ये देखो आज सब पिटोगे, देखे हो? इसमें देखोगे बच्चों नहीं दिखाई देगा आपको। वैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, नहीं दिख रहा है, जूम नहीं हो पा रहा। एक बार देख तो यार दिखाई दे रहा है बच्चों, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वैसे मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर लिखा है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा है? 1.5 वोल्ट। ये सेल का विद्युत वाहक बल है। अब इसे जो इसमें लिखा हुआ है बच्चों वो सेल का विद्युत वाहक बल है, लेकिन टर्मिनल विभवांतर अगर हम इसे रिमोट के सेल में डाल रहे हैं तो इसका टर्मिनल विभवांतर कुछ बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसी सेल से हम पता लगे जनरेट बड़ा सा पंखा चलाएं, कहते लो इस सेल से, तो भैया उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका टर्मिनल विभवांतर फिर कुछ और होगा। टर्मिनल विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर भी डिपेंड करेगा ना। जब परिपथ जोड़ा जाएगा, परिपथ जैसे ही जोड़ा गया, सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हुई, तो बच्चों इन दोनों टर्मिनल के सिरों के बीच का कुल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। लेकिन अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कुल ऐसे केवल इसका टोटल मान कितना है, तो ये बदलता नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल का मान नहीं बदलता, टर्मिनल विभवांतर का मान बदल सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल एक बार जो लिख दिया गया वो उसका है, वो उतना फिक्स है। क्या है भैया? तो बच्चों यहां पर VIT, अब इन दोनों को हम लोग कहे थे, एक W1 ये W2, हमने कहा था टोटल योग कर दो। W नेट बराबर W1 प्लस W2। यहां पर W नेट की टोटल वैल्यू EIT बराबर में W1 की वैल्यू I² RT प्लस W2 की वैल्यू VIT। आप बच्चों देखो EIT बराबर में, देखो सब जगह IT कॉमन है, इन दोनों पदों में IT है, IT, लेकिन एक I यहां पर बच रहा है, R बच रहा है, प्लस IT तो बाहर हो गया, क्या बच रहा है बच्चों? V। तो ये IT इन दोनों पदों में कॉमन लिया गया है। जो लोग कैलकुलेशन बहुत वीक है जान लो, IT कॉमन लिया गया, IT से IT दोनों पक्षों में कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भाग दे करके। ये मिलेगा बच्चों E बराबर IR प्लस V, ये मिलेगा। ये V ही है बच्चों टर्मिनल विभवांतर। यहां पर V को लिखा जा सकता है V बराबर, ये IR इसके माइनस में चला जाएगा, मतलब E माइनस IR हो जाएगा। और ये बच्चों स्पष्ट कर रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल में माइनस IR लिखा हुआ, इसका मतलब है सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, सेल निरावेशित हो रहा है,
सेल निरावेशित हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। आइए इसके बाद की थोड़ी सी कहानी मैं लिख देता हूं, जिससे कि आप हमेशा कल जहां तक पढ़े थे उसी के आगे, कल बच्चों जो कल है हमने यहां तक डेरिवेशन कर दिया था ना, ये वाला यहां तक डेरिवेशन कर दिया था, उसी के आगे की स्थितियां चलो लिख लेते हैं। पहला, जब सेल निरावेशित हो रहा हो, जब सेल निरावेशित, निरावेशित का मतलब समझते हो? कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए, सर निरावेशित का मतलब होता है बच्चों डिस्चार्ज। क्या हो रहा हो? डिस्चार्ज हो रहा हो। तो निरावेशित हो रहा हो, निरावेशित हो रहा हो, निरावेशित होने का मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ आप चला रहे हैं। जैसे रिमोट में बड़ा सेल है, तो बच्चों जैसे जैसे आप बटन दबाओगे तो सेल से धारा प्रवाहित होगी और फिर वो डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे। ठीक है, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलो, तो डिस्चार्ज हो रहा हो तो ई वी इज इक्वल टू बच्चों सूत्र क्या होगा? ई माइनस आई आर होगा, ई माइनस आई आर होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों ये होगा कि ई जो होगा वो बड़ा होगा विभवांतर से। ऐसी स्थिति में ई क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि देखो ई में कुछ घट रहा है तब वी के बराबर है। अतः अतः यहां पर क्या है? ई जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो बड़ा है टर्मिनल विभवांतर वी से, टर्मिनल विभवांतर वी से। यहां पर जब सेल निरावेशित हो रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात सेल धारा दे रहा है, अर्थात सेल धारा देता है, अर्थात सेल धारा देता है, परिपथ में प्रवाहित करता है, सेल धारा दे रहा है। लेकिन बच्चों वही दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि जब सेल आवेशित हो रहा हो। अरे भाई, इन्वर्टर की बैटरियां जब लाइट आती है तो चार्ज होने लगती है। तो जब सेल आवेशित हो रहा हो, जब सेल आवेशित, आवेशित मतलब बच्चों चार्ज हो रहा हो, जब सेल चार्ज हो रहा हो, जब सेल चार्ज हो रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात सेल धारा लेता हो, अर्थात सेल धारा लेता है, अर्थात सेल धारा लेता है, अर्थात सेल धारा लेता है। हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहा है। माइक ठीक कर ले, क्या माइक में दिक्कत है? ठीक है, लोगो यहां पे तो नहीं है, तो लिखे तो है नहीं वहां पर, क्या दिक्कत है? सर आप सेल को सेल लिखे क्या? जब सेल, ओहो, जब सेल आवेशित हो रहा हो, अब ठीक है नहीं लिखे तो, आवेशित हो रहा हो तो क्या होगा बच्चों? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। अब मतलब वो धारा ले रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों V बड़ा होगा किससे? E से। ऐसी स्थिति में विभवांतर बड़ा होगा E से। विद्युत वाहक बल छोटा। अब सर कहेंगे ये कैसे हुआ? विद्युत वाहक बल के मान से जब सेल धारा ले रहा है तो बाह्य जिससे धारा ले रहा है उस पर डिपेंडेंट है। विद्युत वाहक बल फिक्स है बच्चों, टर्मिनल विभवांतर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और विभवांतर कब बड़ा होगा? जब धारा लेगा, तो जिस बाह्य परिपथ से जिससे धारा ले रहा है, अब उसके सिरों के विभवांतर क्या है भैया? बहुत बड़ी बैटरी है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो जिससे चार्ज हो रही है उसका विभवांतर शायद ज्यादा हो, तो टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होगा। विद्युत वाहक बल तो उसका फिक्स है, ये चीज। तो ये हो गया जब सेल धारा लेता है, ठीक है। और जब परिपथ खुला होता है, ये तीनों कंडीशन आपको लिखनी है, कल के बाद की ही बात है। जब परिपथ खुला हो अर्थात धारा ना प्रवाहित हो, जब परिपथ खुला हो, खुला मतलब समझ रहे हो ना, कोई सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों बराबर ही माने जाएंगे, क्योंकि धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। तो कहीं पर विद्युत वाहक बल अर्थात ऊर्जा किसी प्रतिरोध में खर्च ही नहीं हो रही है, तो टर्मिनल विभवांतर को वही माना जाएगा जो सेल का विद्युत वाहक बल है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तीन स्थितियां हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये आपको काम देंगी, ठीक है। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं। भैया आपसे लव हो गया, हमें आप लोगों से हो गया, आप क्या बताएं, समझे? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे अब बताएंगे परिपथ में धारा का मान कितना होगा। नेक्स्ट हेडिंग होगी यही जो परिपथ अभी मैंने बनाया रिवीजन में, कल के लेक्चर से ही जुड़ा ये लेक्चर है, टोटल कल के लेक्चर से ही जुड़ा ये लेक्चर है, इसीलिए मैंने रिवीजन में ये बात बता दी पहले। तो इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा? परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान कितना होगा? वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। लिखोगे क्या इंग्लिश में? इतना छोटी छोटी बात तो लिख लेते हो। वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ
करंट इन सर्किट। ठीक है, चलो परिपथ में धारा का मान कितना होगा, हाँ ये बताना है। तो अगर जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से सुनो, सेल से धारा तभी प्रवाहित होगी जब सेल से बाह्य प्रतिरोध जुड़ा होगा, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, बल्कि वो ले नहीं रहा है धारा, सेल धारा दे रहा है। तो सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात बच्चों V बराबर, हम लोग एक फार्मूला क्या सीखे, V बराबर E माइनस आई आर, यही तो पढ़े, V बराबर E माइनस आई आर। बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है ना, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो V इज इक्वल टू ओम के नियम से क्या होगा, कैपिटल आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां आई आर रखेंगे बराबर में E माइनस स्मॉल आई आर वाला, स्मॉल आर। अच्छा ये दोनों इधर आ जाएंगे तो आई कैपिटल आर प्लस ये माइनस वाला इधर है तो प्लस का हो गया आई स्मॉल आर, बराबर में बच्चों क्या होगा, कैपिटल ई होगा। यहां पर आई क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर में ई होगा। इसी प्रकार बच्चों आई बराबर मिल जाएगा कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। प्यारे बच्चा लोग, यही इसका फार्मूला होगा परिपथ में प्रवाहित धारा का, यही सूत्र होगा परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा का सूत्र, परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र, सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र है, प्रवाहित धारा का सूत्र है, व्यंजक है, याद रखोगे आई बराबर कैपिटल ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये चीज याद रखोगे। थोड़ी सी एक कंडीशन मैं यहां पर आपको बता देता हूं, एक कंडीशन में और आपको सिखा देना चाहता हूं कि अगर परिपथ में, यदि परिपथ में एक से अधिक सेल लगे हों, यदि परिपथ में क्या हो बच्चों, यदि परिपथ में एक से अधिक सेल हों, एक से अधिक सेल हों, मतलब कई सेल लगे हों, तब क्या होगा उसमें प्रवाहित धारा का मान, तब बच्चों प्रवाहित धारा का मान होगा आई बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत, अब शॉर्टकट में ये लिख रहे हैं क्या, विद्युत वाहक बल, पूरा नहीं, विद्युत वाहक बल ऐसे लिख दे, विद्युत वाहक बल बटे में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर कह ले प्यारे बच्चों तो इसको और इस प्रकार से लिख लीजिए, आई बराबर कैपिटल ई, वो भी क्या, नेट, बटे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नेट। ये टोटल बच्चों परिपथ से प्रवाहित धारा का सूत्र हो जाएगा, परिपथ से प्रवाहित धारा का सूत्र हो जाएगा, परिपथ से प्रवाहित धारा का सूत्र। कौन सा परिपथ, ये सेल वाला परिपथ बच्चों, कौन वाला, सेल वाला। इस सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या आया, आई बराबर कैपिटल ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि एक सेल लगा है। अगर बहुत सारे सेल लगे होंगे तो ई नेट बटे आर नेट, और ये कैपिटल आर लिखा रहेगा, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, हमेशा याद रखेंगे। अब ठीक है, वही वैल्यू यहां पर निकाली गई। अब बात आती है बच्चों परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, उसका सूत्र तो अभी स्थापित ही नहीं किए। आंतरिक प्रतिरोध का बच्चों सूत्र तो हम लोग स्थापित ही नहीं किए, है ना। तो चलिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं। हेडिंग लिखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, 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 कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब उतना मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है सर। वीवीआई क्वेश्चन नोट करवा दीजिए, हाँ वीवीआई क्वेश्चन नोट करवा दिया जाएगा, ठीक है। किरचॉफ के नियम सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव। थोड़ा थ्योरी को अपने माइंड पे बिछाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी देखो मैं इनमें क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं हमेशा क्या करता हूं, आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, लेकिन ये बच्चों ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पकड़ो भैया। यहां से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, यहां से
न्यूमेरिकल बनेगा प्लस यहां से बच्चों ऑब्जेक्टिव बनेगा, यही क्वेश्चन बन रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल को हल करने के लिए भैया रटाया नहीं जाता, उनके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है। चाहे कल का लेक्चर हो चाहे आज का, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाएगी, वो 2 नंबर में पूछी जा सकती है, लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए क्योंकि इनसे आप डेरिवेशन हल करोगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों। अभी हमने देखा कि सेल से प्रवाहित धारा का मान कितना है। क्या? सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा I बराबर क्या? कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही सीखे हो है ना। सेल से प्रवाहित धारा I बराबर कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब यहां पर I बराबर क्या होगा, क्या करना है बताइए, कैसे होगा? I बराबर, पहली बात तो सेल का I तो ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। टर्मिनल विभवांतर यहां गायब है, चलो टर्मिनल विभवांतर को बदल लेते हैं। अगर ओम के नियम से जाएं बाबू, ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है कि नहीं? V बराबर IR होता है जी गुरु जी, V बराबर IR से हम I बराबर यहां पर क्या लिख सकते हैं? I बराबर V अपान में R लिख सकते हैं, I बराबर V अपान में R लिख सकते हैं। तब यहां पर I की जगह पर V अपान में R लिख दो, बराबर में कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, है ना। तो V, अच्छा निकालना क्या वैल्यू आपको? स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये इधर भेज दो, V कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बराबर में बच्चों R इधर भेज दो, E कैपिटल R हो जाएगा, E कैपिटल R। अब बच्चों V इसके बटे में भेज दोगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E कैपिटल R, बटे में ये V गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल r बराबर क्या मिल जाएगा? E कैपिटल R बटे में V, और ये कैपिटल R उधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का R हो गया। ये स्मॉल r की वैल्यू होगी। और थोड़ा हल करना चाहते हो तो r बराबर ये भी लिख सकते हो, r यहां भी तो r कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? E अपान में V, E अपान में V माइनस का 1, क्योंकि इस जगह पर अब कुछ नहीं बचेगा। यही बच्चों हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। यही बच्चों क्या हो गया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र याद रखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का यह सूत्र हो गया, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसे आप लोगों को बच्चों याद रखना है। क्लियर? यह है बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। समझ में आया? नहीं भैया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पियेंगे। समझ गए? एकदम आसान था। ये सूत्र आप याद रखें, ये सारे सूत्र आपको याद रखना है, तो याद रखें प्लीज। ये सारे सूत्र आपको याद रखने, ये वाला याद रखें, ये भी याद रखें, ये सब याद रखना है। ये वाला तो इसी से ना जुड़ा हुआ है। चलो अब बच्चों करते हैं हम लोग वैद्युत शक्ति की गणना। क्या पढ़ना है? परिपथ में वैद्युत शक्ति की गणना करनी है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग। अब भाई हम लोग क्या क्या निकाल लिए? सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिए, सेल में प्रवाहित धारा निकाल लिए, अब निकालेंगे परिपथ की शक्ति की गणना करेंगे, P की गणना करेंगे। चलो तो परिपथ में शक्ति की गणना, परिपथ में शक्ति की गणना, शक्ति की गणना। अब ये कैसे होगी सर? परिपथ में शक्ति की गणना कैसे होगी? हाँ ये तो गजब पूछ लिया आपने, ये तो सर बहुत गजब अलग, मतलब कुछ डिफरेंट ही कर दिया। परिपथ में शक्ति की गणना कैसे की जाएगी? बच्चों अगर हम शक्ति का सूत्र जानते हो तो हल हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर बच्चों अगर हम देखें तो I स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो I स्क्वायर R होता है। शक्ति P की वैल्यू I स्क्वायर R होती है। क्या ये मैंने शक्ति के सूत्र बताए थे? P बराबर W अपान में T की जगह पर जब W की वैल्यू लिखी गई थी VIT, I स्क्वायर RT, तो T से T सब कट जाता तो I स्क्वायर R आया था। तो VIT के भी पदों में कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हमें धारा के पदों में और बाह्य प्रतिरोध में विद्युत शक्ति खर्च हो रही है, बाह्य प्रतिरोध में विद्युत शक्ति खर्च हो रही है, और जब बाह्य प्रतिरोध में विद्युत शक्ति खर्च हो रही है तो बाह्य प्रतिरोध के पदों में ये विद्युत शक्ति का सूत्र लिखना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चों हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं विद्युत शक्ति को अलग कलर में लिख देता हूं कि शक्ति, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है?
विद्युत शक्ति का सूत्र जो है, जो कि हम लोग जानते हैं, विद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R। इस सूत्र से हम विद्युत शक्ति को हल करना शुरू करेंगे। यहां पर विद्युत धारा का मान रख दीजिए। I बराबर क्या है, I का मान हम लोग जानते हैं, जब I बराबर कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तब P बराबर क्या होगा, P बराबर I की वैल्यू रखिए टोटल, ये E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका टोटल का क्या बच्चों, होल स्क्वायर इंटू का कैपिटल R, इंटू का कैपिटल R, यही ना होगा, I की जगह पर ये टोटल वैल्यू रखती आता। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, P बराबर E स्क्वायर, ठीक है, अंश में E स्क्वायर और इंटू का ये बच्चों R, होल अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। ये हो गया विद्युत शक्ति का मान। ये क्या हो गया बच्चों, विद्युत शक्ति का मान हो गया, ये विद्युत शक्ति का मान हो गया यहां से, ठीक है, इतने वाट, इतने वाट। लेकिन बच्चों हम ये भी जानना चाहते हैं कि परिपथ में शक्ति कब अधिकतम होगी, किस कंडीशन पर, और परिपथ में शक्ति किस कंडीशन पर न्यूनतम होगी। किसी को नहीं भूले हैं भैया, या खूबसूरती का राज क्या है, नहीं भूले भैया, किसी को हम नहीं भूले हैं। बताइए, ये परिपथ की शक्ति का सूत्र हो सकता है, और भी ढेरों बनाए जा सकते हैं बच्चों, वी आई टी वी की वैल्यू मतलब बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, किसके, कैपिटल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल के पदों में। सही है सर, अच्छा है, समझ गया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब यहां पर बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, इसका मान हमें अधिकतम और न्यूनतम के लिए भी प्राप्त करना है, अधिकतम और न्यूनतम के लिए भी प्राप्त करना है कि सेल का जो शक्ति होगी वो अधिकतम कैसे हो सकती है और न्यूनतम कैसे हो सकती है, दोनों बातें। यहां तक हो गया, ये कंडीशन ठीक है, अब फिक्स। लेकिन वैद्युत शक्ति के अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए एक कंडीशन है बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, लिख रहा हूं यहां पर, गौर करना। विद्युत शक्ति के अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए dp अपान में dr इज इक्वल टू 0, dp अपान में dr इज इक्वल टू 0 होगा। ये होगा बच्चों, dp अपान में dr इज इक्वल टू 0। ये क्या आया सर, dp अपान में dr, ये बच्चों अवकलनीय पद है। किसी भी ऐसे चीजों का जिनका कैलकुलेशन बड़ा हार्ड होता है, तो हम अवकलन और समाकलन का प्रयोग करते हैं। और ये अवकलनीय पद क्या है कि किसी ये शक्ति का अवकलनीय पद हम इसका निकालेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि जिस रूप में ये दिख रहा है वर्ग है, इसकी गणना थोड़ी जटिल होगी, तो एक ऐसी स्थिति के रूप में इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म मान, अधिकतम से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हम इसका बच्चों अवकलन करेंगे। ये एक विधि है, ये एक तरीका है। आप मोमोज बनाने के लिए क्या करते हो भाई, एक नया रेसिपी है ना, कुछ चीजों को अलग मिलाते हो तो नया टेस्ट आ गया। ठीक वैसे ये भी है बच्चों, अवकलन हल करने का एक नया तरीका है। अगर इसका हमें अधिकतम मान प्राप्त करना है शक्ति का, तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए दोनों पक्ष का अवकलन करेंगे। हल करते हैं नेक्स्ट पेज में और लिखेंगे यही चीज कि अधिकतम शक्ति की गणना के लिए, अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए, अधिकतम शक्ति कितनी होगी इसकी गणना करने के लिए, अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए, थोड़ा सा परेशान मत हो, अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए, अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर बच्चों, दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। और मेरे भाई बहनों, आपने ये साइंस में अवकलन जो है वो मैथमेटिक्स में 11th में पढ़ा होगा, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। जो बच्चे मैथ वाले हैं और जो बच्चे बायो वाले हैं, उनको भी 11th में मैंने सिखाया था जब मैंने फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाई थी। बच्चों एक चीज है, ये आएगा नहीं एग्जाम में, क्या सर ये एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। पढ़ा क्यों रहे, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सर ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1 नंबर का छोटा सा बता दीजिए। अरे भैया हम कभी पढ़ा है ऐसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर उससे पूछा जाए तो सिर्फ उसको रटा दें? हाँ भैया, उसको पूरा हल करना है, उसको पूरा हल करना ही पड़ेगा, भले वो कितने दिनों में चले टॉपिक, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर बेकार है पढ़ना और पढ़ाना, दोनों बातें। ठीक है,
चलो हल करें बच्चों, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे और दोनों पक्षों में क्या है, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लें, P इक्वल टू ना, इसका दोनों पक्षों का अवकलन करना है। P इक्वल टू कैपिटल ई स्क्वायर आर, यही लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कैपिटल ई स्क्वायर आर अपान में बच्चों कैपिटल ई स्क्वायर आर होल अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष। तो वो अवकलन का बच्चों ये सूत्र मतलब लिखने का तरीका होता है, डी अपान में डी आर, दोनों पक्ष है ना, तो डी अपान में डी आर, ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का बच्चों तरीका होता है, डी अपान में डी आर किसका, पी का, डी अपान में डी आर किसका, ई स्क्वायर आर, इस टोटल का अवकलन करना, इस टोटल का अवकलन। ये तो मैं ब्रैकेट बना नहीं रहा हूं, बस सिखाने के लिए ऐसे बताया था। अब इसका अवकलन कैसे होगा अब नहीं पता। यहां से टोटल बच्चों मैथ शुरू हो रही है, मैथ, और मैंने पहले भी बताया है मैथ होता नहीं, मैथ हमेशा होता है, मैथ्स शुरू हो रही है। मैं पहले बता रहा हूं फिजिक्स में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स ही यूज होती है, इसीलिए बोला गया है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। और बिना फिजिक्स के मैथ बेरोजगार है, क्योंकि मैथ का सबसे ज्यादा यूज फिजिक्स में होता है। और उन्हीं फिजिक्स को सोच तो लिया गया कि यहां से सूर्य तक की दूरी को हम इस लॉजिक से पता कर सकते हैं, लेकिन उस लॉजिक को हल करने के लिए मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैथ सबके उपयोग में आने वाली चीज है। तो चलिए इसको हल करेंगे, घबराना नहीं बच्चों, मैं मानता हूं कि आप थोड़ा बहुत रट लेंगे, रट लेना, लेकिन आर के सापेक्ष हो रहा है, तो इस बात को मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आर के सापेक्ष अवकलन तो डी अपान में डी आर लिखा गया। अब एक सूत्र होता है बच्चों कि अगर ये अंश बटे हर के रूप में अवकलन लिखा हुआ है, तो इसका सूत्र होता है, इधर तो भाई डीपी अपान में डी आर ही रहेगा, कोई बात नहीं, इधर का अवकलन होगा आर के सापेक्ष हो रहा है ना, आर बच्चों अंश में भी है और आर हर में भी है। तो ये होता है, पहले सूत्र कैसे हल होता है ध्यान से सुनना, हर का वर्ग होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पर गौर करना बच्चों, मैं डीपी अपान में डी आर लिख रहा हूं, ठीक है, ये जैसे यहां पी अपान में आर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां आर बटे आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये तो संयुक्त पद हो गया, लेकिन ये ई स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर वाले पद ही रहेंगे, बाकी का अवकलन नहीं होगा, वो बाहर रहेगा। तो ई स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, ई स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे, अवकलन किसका लिखेंगे, डी अपान में डी आर, और किसका अवकलन होगा, आर बटे में आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बच्चों इसका अवकलन होगा। अब मैं थोड़ा सा अवकलन का यहां पर सूत्र आप बता देता हूं कि अगर डी अपान में डी एक्स अंश बटे हर लिखा हुआ है, अंश बटे हर लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका अवकलन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुन लो, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं बच्चों आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये होता है बच्चों हर का वर्ग, ये होता है हर का वर्ग होता है, ठीक है, अंश बटे हर लिखा हुआ है ऐसे, जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है वैसे एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो हर गुणे, पहले हर गुणे फिर अंश का अवकलन, मतलब डी अपान में डी एक्स अंश होता है, फिर बच्चों होता है माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, जो कि डी अपान में डी एक्स हर, डी अपान में डी एक्स हर, ये होता है, ठीक है, वो बच्चों सूत्र होता है, वही यहां पर अप्लाई करेंगे हम। क्या होगा ध्यान दो, ई स्क्वायर तो कॉमन है, बाहर कर लो बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में, ये हर का वर्ग, तो हर के वर्ग में बच्चों पहले ही, हर के वर्ग में तो पहले ही आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पहले ही लिखा हुआ है। अब हर का वर्ग, हर के वर्ग में तो पहले से वर्ग है, अब इसका बच्चों वर्ग, समझ रहे हो ना, इसका भी वर्ग करना है, क्योंकि ये सूत्र में है हर का वर्ग। अब यहां पर हर गुणे अंश का अवकलन, हर क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वर्ग, और अवकलन किसका करना है, डी अपान में डी आर, किसका, अंश का, अंश कौन है, कैपिटल आर ही है, माइनस लगा लो, फिर अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश लिखना है, और हर का अवकलन करना है, हर का इसका, तो डी अपान में डी आर, हर कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये अवकलन करना है बच्चों। अब देखो अवकलन कैसे आगे बढ़ेगा, ये ई स्क्वायर लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, फिर हल करेंगे क्या बच्चों, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल पावर हो जाएगी 4, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन डी आर से डी आर कट जाएगा, मतलब आर का अवकलन आर के सापेक्ष एक ही होता है, तो गुणे में एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आर इंटू में इसका अवकलन क्या होगा, आर प्लस आर होल स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अगर कहीं पर लिखा हो, देखो हम यहां पर एक सूत्र बता रहे हैं, अगर लिखा हो डी अपान में डी एक्स, एक्स स्क्वायर का सूत्र अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा बच्चों 2x, क्या होगा, 2x होगा, घात जो अगर 2 हो तो आगे लगा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं डी अपान में डी एक्स, एक्स की पावर n का सूत्र होता है nx n-1, और n यहां पर 2 है तो 2 लिखा गया, nx और n-1 तो 2 - 1 जो कि 1 होगा, और एक घात बच्चों लिखी नहीं जाती है, इस वजह से ठीक वही यहां पे भी हल होगा कि इसका अवकलन हो जाएगा 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और बच्चों पता है आर के सापेक्ष हुआ है ना, तो
आर प्लस स्मॉल आर है, ये तो दो अलग अलग पद है, तो कैपिटल आर का आर के सापेक्ष 1 होगा और स्मॉल आर का दोबारा जब फिर अवकलन करेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन यहां लिखना नहीं है, वो मतलब एक पद 0 होगा, एक पद तो 1 होगा, तो इसका गुणा जब एक पद 1 से होगा तो वो रहेगा, 0 वाला नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर 2r प्लस आर केवल लिख देना, बस इतना। यहां पर बच्चों बड़ा ब्रैकेट बंद कर, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, यहां पर गौर करना, r प्लस आर यहां भी है, r प्लस आर यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लो बच्चों, क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बना रहे हैं, दोनों जगह से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन है बच्चों, ठीक है। तो मझले ब्रैकेट ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन लिए, तो यहां पर बचा एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां बचा ना, क्योंकि वर्ग था बाहर कर लिए, माइनस बच्चों, क्योंकि ये 1 अब तो गुणा में 1 वही, और ये बच्चों कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर आया, केवल 2 इंटू आर, तो माइनस का 2 इंटू आर मझले ब्रैकेट के भीतर बचा, और बटे में बच्चों ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की होल पावर 4 रहेगी। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी हाँ, अगर बच्चों ये देखें 4 है, ये आर इतना तो क्यूब बचेगा, ये माइनस 2r है तो माइनस का केवल r बचेगा, ये हम लोग ज्ञात कर रहे हैं क्या, dp अपान में dr, ये dp अपान में dr चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पद में चलते हैं, dp अपान में dr ई स्क्वायर, जो भी बच्चों आगे लिखने का प्रयास करते हैं, dp अपान में dr बराबर में बच्चों ई इंटू में, ठीक है, ई स्क्वायर इंटू में क्या बच रहा है बच्चों, ये बच रहा है, देखो r प्लस आर माइनस 2r, तो ये माइनस r बचेगा, अर्थात r माइनस r बचेगा, r माइनस r ऐसे लिख लेंगे, r माइनस कैपिटल R बटे में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही तो है ना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r जो भी लिख लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल क्यूब, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल क्यूब, ब्रैकेट बंद कर लो, ये बचा है बच्चों, ये वैल्यू इतनी बची है, ठीक है, यस और नो। अब इतना मान बचा है, इसको हम लोग बता रहे हैं कि अधिकतम मान के लिए ये बच्चों शून्य होना पड़ेगा, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए इसी के लिए तो इतना संघर्ष किए हैं कि अधिकतम मान के लिए dp अपान में dr बराबर बच्चों क्या 0 होगा, तब क्या होगा, तब बच्चों ये होगा कि इस टोटल की वैल्यू इस 0 के बराबर करेंगे, अर्थात ई स्क्वायर स्मॉल r माइनस कैपिटल R बटे में ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल क्यूब बराबर में क्या 0, क्योंकि dp अपान में dr बराबर क्या माने 0, ये सारा टर्म ये उधर जाएगा गुणा में 0, ई स्क्वायर उधर जाएगा गुणा में 0, अर्थात r माइनस कैपिटल R बराबर 0, और इस प्रकार r बराबर कैपिटल R आ गया बच्चों। इससे क्या प्राप्त हुआ कि किसी भी वैद्युत परिपथ में सेल की अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। अतः स्पष्ट होता है कि सेल्स की अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए, सेल की अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए, सेल की अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अधिकतम शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है बच्चों, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, समझ गए। R माइनस आर होगा ना, कहां R माइनस आर होगा बाबू, ये देखो, ये कैपिटल R और ये -2 कैपिटल R है ना, तो -2 कैपिटल R में एक कैपिटल R घटा तो एक -R कैपिटल वाला बचा ना, एक -R कैपिटल वाला ना बचेगा, कैपिटल वाला ठीक तो है, कैपिटल वाला बचेगा भाई, ये स्मॉल r वाला माइनस नहीं होगा बाबू, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये होता है। आइए इसका अधिकतम मान प्राप्त कर लेते हैं, इसका अधिकतम मान प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतम मान, शक्ति का अधिकतम मान क्या होगा देख लेते हैं, हल करके देख लेते हैं, शक्ति का अधिकतम मान क्या होगा एक बार हल करके देख लेते हैं। शक्ति का अधिकतम मान मतलब बच्चों P मैक्सिमम क्या होगा, P मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, सेल का अधिकतम मान क्या होगा, P मैक्सिमम क्या होगा, मैंने क्या कहा, कैपिटल R स्मॉल r के बराबर होना चाहिए, तो शक्ति वाला सूत्र कहां गया, टोटल मान ये वाला, ई स्क्वायर कैपिटल R बटे स्मॉल
कैपिटल ई स्क्वायर कैपिटल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देख लो, याद कर लो इसको, ई स्क्वायर आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहां पर अधिकतम शक्ति का मान प्राप्त करने के लिए जो ई स्क्वायर आर बटे में बच्चों कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, इसमें से में कैपिटल आर या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या करोगे, पी मैक्सिमम बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, पी मैक्स मतलब अधिकतम ई स्क्वायर कैपिटल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो, इसका क्या बच्चों होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल आर बटे आर आर 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से पी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल आर बटे 4r स्क्वायर बनेगा, और ये 4r स्क्वायर जो बनेगा इससे एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा पार्टी आपका पी मैक्सिमम अधिकतम शक्ति आएगी ई स्क्वायर बटे 4r, ई स्क्वायर बटे 4r वैल्यू आ जाएगी, ई स्क्वायर बटे 4r, यही अधिकतम शक्ति का मान होगा। ई स्क्वायर बटे 4r यही अधिकतम शक्ति का मान होगा। समझ में आया बच्चा पार्टी, यही अधिकतम शक्ति का मान होगा। क्लियर? फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है? नहीं भैया सर, हमको फिजिक्स नहीं समझ में आया, ऐसा ना करिए भाई सर, आपका पटना से क्लास है, ठीक है भैया। नीट करना चाहिए कि नहीं? काहे नहीं करना चाहिए भाई, तैयारी कर सकते हो नीट की, मैं कौन सा रोक टोक है भाई। समझ गए बच्चों, ये इतने सारे टॉपिक आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन कि सेल तो पढ़ लिए, एक सेल से प्राप्त धारा का मान निकाल लिए, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल लिए, शक्ति का मान निकाल लिए। तो अगर अब सेलों को जोड़ा जाए तो कितनी ज्यादा धारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, किस क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें, किस श्रेणी क्रम में जोड़ें, किस क्रम में जोड़ने पर धारा ज्यादा प्राप्त होगी, तो वो बच्चों कंडीशन अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, सेलों का संयोजन। उसके बाद सेलों के संयोजन को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके प्यार सपोर्ट के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं आपको यहां पर कुछ कंडीशन देना चाहता हूं ना। डीपीपी, बहुत दिन से डीपीपी कभी कभी छूट जाती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रश्न पहला मैं देता हूं आप सभी को। पहला प्रश्न मुझे बता दीजिए, अनुगमन वेग का धारा से संबंध बता दीजिए। अनुगमन वेग का धारा से संबंध स्थापित कीजिए, सूत्र लिखिए। दूसरा बच्चों, दूसरा प्रश्न आप हमें बता दीजिएगा आज के टॉपिक से। दूसरा बता दीजिएगा आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करके सूत्र निकालिएगा खुद से। आज तो नोट कर लिया होगा, आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लीजिए खुद से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।